हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019 वर्सेस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। छोटा सा वीडियो है, जल्दी कवर हो जाएगा। बट ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019 और CPA 1986 वाले मेरे वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो वो जाकर देख लेना। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूँगी, इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर वो देखोगे तो ये वीडियो बहुत अच्छे से आसानी से समझ में आ जाएगी। तो पहले वो देख लेना, फिर ये वापस देखने आ जाना। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला डिफरेंस है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और 2019 में, वो है रेगुलेटर का। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 देयर वाज नो रेगुलेटर टू लुक आफ्टर कॉमन अनफेयर प्रैक्टिसेस डन बाय सेलर्स। देखिए, जो 1986 वाला एक्ट था उसमें कोई भी रेगुलेटर नहीं था, कोई भी रेगुलेटरी बॉडी नहीं थी जो ये चेक कर सके कि सेलर्स जो है वो कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस तो नहीं कर रही हैं, कुछ धोखाधड़ी स्कैम फ्रॉड तो नहीं कर रही है कंज्यूमर्स के साथ। लेकिन आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019 एक रेगुलेटरी बॉडी इसमें प्रोवाइड करता है। बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एक सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी इस्टेब्लिश कर सकती है, जिसका काम होता है कंज्यूमर की वेलफेयर को ध्यान में रखना, कंज्यूमर्स के मैटर्स को सुनना और देखना कि उनके किसी राइट्स का वायोलेशन तो नहीं हो रहा है। तो पहला डिफरेंस बहुत आसान है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 कोई भी रेगुलेटर प्रोवाइड नहीं करता है, बट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019 में सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी एक रेगुलेटरी बॉडी का काम करती है। सेकंड डिफरेंस है दोनों एक्ट्स में प्रोडक्ट लायबिलिटी का। देखिए, बेसिकली प्रोडक्ट लायबिलिटी का मतलब होता है कि सेलर जो है वो जिम्मेदार है प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेलर के ऊपर। लेकिन जो 1986 का एक्ट था उसने प्रोडक्ट लायबिलिटी का कोई भी प्रोविजन नहीं दिया था। इन द एक्ट ऑफ 1986 द कंज्यूमर कुड नॉट sue द सेलर फॉर द प्राइस, क्वालिटी और वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट इन अ कंज्यूमर कोर्ट। तो अगर सेलर जो है कुछ भी ख़राब सराब प्रोडक्ट दे देता था, कुछ बेकार चीप क्वालिटी का या फिर घटिया प्रोडक्ट अगर प्रोवाइड कर देता था, तो कंज्यूमर के पास ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं था कि वो कोर्ट में जाके ये बोल सके कि देखिए मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, मुझे गलत प्रोडक्ट दिया है, मुझे कॉम्पनसेशन दो। लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019 ने इस चीज़ को ध्यान में रखा और उन्होंने प्रोडक्ट लायबिलिटी का प्रोविज़न प्रोवाइड करा। उन्होंने कहा कि कंज्यूमर कैन sue द सेलर फॉर एनी इशू रिगार्डिंग द प्रोडक्ट इन अ कंज्यूमर कोर्ट एंड कैन क्लेम डैमेजेस इन फॉर्म ऑफ कॉम्पनसेशन फ्रॉम द सेलर। तो उन्होंने कहा अगर प्रोडक्ट में कोई भी दिक्कत होती है, प्रोडक्ट की क्वालिटी ख़राब है या फिर पैसा ज़्यादा ले लिया है या फिर ख़राब प्रोडक्ट दे दिया है, कुछ भी अगर दिक्कत होती है तो सेलर, वो जो कंज्यूमर है वो कंज्यूमर कोर्ट में जा सकता है और सेलर से कॉम्पनसेशन ले सकता है उसके साथ जो गलत प्रोडक्ट उसको प्रोवाइड करा गया उसके लिए। और प्रोडक्ट लायबिलिटी वाला प्रोविजन मैंने अपनी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019 वाले वीडियो में बहुत डिटेल में कवर करा है। तो यार आई होप तुमने वो वीडियो देखा होगा, तभी यहाँ पे आए हो। बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो वीडियोज़ इतनी डिटेल्ड हैं कि आपको यहाँ पे एकदम दिक्कत नहीं होगी समझने में अगर आप वो देखकर यहाँ पर आओगे। अब थर्ड डिफरेंस है आपका दोनों एक्ट्स में, वो है पेक्यूनियरी जूरिसडिक्शन का। देखिए, पेक्यूनियरी जूरिसडिक्शन का मतलब होता है पैसे से रिलेटेड कंप्लेंट्स आप कहाँ लेकर के जाओगे, मतलब कितने रुपए तक की कंप्लेंट मैं कौन से कमीशन में जाके कर सकती हूँ, ये बताया गया है इन एक्ट्स में। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 कहता है कि अगर आपकी कंप्लेंट 20 लाख या उससे नीचे की है तो आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जाओ। लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019 ने वो लिमिट 20 लाख से बढ़ा के 50 लाख कर दी। उन्होंने कहा कि 50 लाख तक की कंप्लेंट्स आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन में लेके जा सकते हो। अच्छा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 वाली जो मैंने फिगर्स ली है पेक्यूनियरी जूरिसडिक्शन की, वो मैंने मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की ऑफिशियल वेबसाइट से ली है, लेकिन वो 2021 में लास्ट अपडेट हुई थी। तो इन केस अगर कुछ चेंज हुआ हो या फिगर्स में कुछ भी चेंज है तो आप अपने प्रोफेसर से कंफर्म कर लेना एंड वही लिखना जो वो सजेस्ट करें। तो डिस्ट्रिक्ट कमीशंस का हमने देख लिया। 1986 में आप 20 लाख तक की कंप्लेंट लेके जा सकते थे, बट 2019 के एक्ट के हिसाब से आप 50 लाख तक की कंप्लेंट डिस्ट्रिक्ट कमीशन में लेके जा सकते हो। अब बात करते हैं स्टेट कमीशन की। तो अकॉर्डिंग टू द एक्ट ऑफ 1986 आप 20 लाख से 1 करोड़ की कंप्लेंट जो है वो स्टेट कमीशन में लेके जा सकते हो, बट 2019 का एक्ट कहता है कि आप 50 लाख से 2 करोड़ तक की कंप्लेंट्स जो है वो स्टेट कमीशन में लेके जा सकते हो। तो बेसिकली लिमिट्स चेंज हो गई। 1986 कह रहा है 20 लाख से 1 करोड़ तक की लेके जाओ एंड 2019 कह रहा है 50 लाख से 2 करोड़ की आप लेके जा सकते हो। अब बात करते हैं नेशनल कमीशन की। तो बहुत आसान है, 1986 वाला एक्ट कहता है कि 1 करोड़ से ऊपर वाली कंप्लेंट्स जो हैं वो नेशनल कमीशन में जाएंगी, लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019 कहता है कि 2 करोड़ से ऊपर वाली कंप्लेंट्स आप नेशनल कमीशन में लेकर के जाओगे। तो ये है आपका पेक्यूनियरी जूरिसडिक्शन, मतलब कितने तक की कंप्लेंट आप कौन से कमीशन में लेके जा सकते हो। फोर्थ डिफरेंस है दोनों एक्ट्स में, वो आता है आपका MRP परचेज प्राइस पे। देखिए, 1986 का एक्ट कहता है कि MRP वॉज अ क्राइटेरिया फॉर डिसाइडिंग द जूरिसडिक्शन। आप किस जूरिसडिक्शन में जाओगे ये MRP डिसाइड करेगी। अभी मैंने बताया ना कि 20 लाख तक के केसेस जो थे वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जाते थे पुराने 1986 वाले एक्ट के अकॉर्डिंग,
तो कह रहा है कि ये जो 20 लाख रुपए हैं ये कैसे 20 लाख है, ये एमआरपी डिसाइड करेगी। अगर आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा और वो 20 लाख से नीचे का है तो आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जाओगे। लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019 कहता है कि द डिस्काउंटेड प्राइस और एक्चुअल प्राइस इज यूज टू डिसाइड ज्यूरिसडिक्शन। मतलब कि एमआरपी से फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आप जितने पैसे पे खरीद के लाए हो, आप जितना डिस्काउंट लेकर के प्रोडक्ट लाए हो। मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रोडक्ट है उसकी एमआरपी 60 लाख है, लेकिन आपको शॉपकीपर ने डिस्काउंट दिया और आप डिस्काउंट के बाद 50 लाख का खरीद के आए हो, तो एमआरपी की वजह से आप स्टेट कमीशन में नहीं जाओगे, बल्कि जो एक्चुअल प्राइस है यानी कि 50 लाख रुपए वो किस में आता है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में। तो आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन में ही कंप्लेन करोगे। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन 1986 का कह रहा है कि कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता आप कितने पे लाए हो, हम एमआरपी देखेंगे और उसी हिसाब से ज्यूरिसडिक्शन डिसाइड करेंगे। लेकिन 2019 वाला एक्ट कहता है कि हम एमआरपी नहीं देखेंगे, हम ये देखेंगे कि आप कितने पे प्रोडक्ट खरीद के लाए हो, जो एक्चुअल प्राइस है या जो डिस्काउंटेड प्राइस है, और उसके बेसिस पे हम ज्यूरिसडिक्शन डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट डिफरेंस जो है वो बहुत आसान है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑफ 1986 जो है वो ई कॉमर्स की कोई भी बात नहीं करता है। देखिए ऑब्वियस सी बात है, 1986 में वर्ल्ड जो था वो बहुत डिजिटली एडवांस नहीं हुआ था, लोग ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करते थे, इसलिए 1986 का जो एक्ट है वो ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में कोई बात नहीं करता है। लेकिन क्योंकि 2019 तक आते आते बहुत ज़्यादा लोग जो थे उनका ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ रुझान बढ़ने लगा था, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, इसीलिए अंडर दिस एक्ट एवरी प्रोविजन एप्लीकेबल टू द डायरेक्ट सेलर इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल टू द ई कॉमर्स सेलर। तो 2019 के एक्ट ने कहा कि जो भी प्रोविजन एक डायरेक्ट सेलर पे, एक ऑफलाइन की शॉप पे सेलर पे जो एप्लीकेबल होगा, वही एक ऑनलाइन सेलर पे भी एप्लीकेबल होगा। अब नेक्स्ट डिफरेंस है दोनों एक्ट्स में, वो बहुत आसान है, मीडिएशन का फ़र्क है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 सेज देयर इज़ नो सच प्रोविजन अंडर दिस एक्ट। मीडिएशन का कोई भी प्रोविजन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 में नहीं था, लेकिन 2019 आते आते ये देखा गया कि देश भर में बहुत सी पेंडिंग कंप्लेंट्स हैं, बहुत सी ऐसी कंप्लेंट्स हैं जिन पे अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, लोगों को जस्टिस नहीं मिल रहा है। इसीलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019 सेज अंडर दिस एक्ट द कोर्ट कैन रेफर टू अ सेटलमेंट थ्रू मीडिएशन। तो इन्होंने ऑल्टरनेट डिस्प्यूट मैकेनिज्म लाए, इन्होंने कहा कि हम ऑल्टरनेट तरह से केस को सॉल्व करेंगे ताकि लोगों को जस्टिस जल्दी, टाइमली और प्रॉपरली सर्व कर सकें। तो इस वजह से 2019 में मीडिएशन का प्रोविज़न डाला गया, लेकिन 1986 में ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं था। और लास्ट डिफरेंस है दोनों एक्ट्स में वो है टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन का। नाम से ही समझ में आ रहा है ये लोकेशन की बात करेगा कि किधर आप कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हो। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 कहता है कंप्लेन कुड बी फाइल्ड इन द कंज्यूमर कोर्ट वेयर सेलर्स ऑफिस वाज लोकेटेड। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 का कहना था कि जहाँ पे सेलर का ऑफिस लोकेटेड है, सिर्फ वहीं के कंज्यूमर कोर्ट में आप कंप्लेन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर सेलर जो है वो दिल्ली में है, तो इट डजेंट मैटर आप इंडिया के कौन से कोने में हो, आपको दिल्ली जाकर ही कंप्लेन करनी पड़ेगी। लेकिन आपके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019 ने कंज्यूमर्स को फ्लेक्सिबिलिटी दी। उन्होंने कहा भाई कंज्यूमर्स की सहूलियत के लिए एक्ट बनाया गया है, तो उनको ऐसे प्रोविज़न देने चाहिए जिससे उनको आसानी हो सके। तो उन्होंने कहा कंप्लेन कैन बी फाइल्ड वेयर कंप्लेनेंट रिसाइड्स और वर्क। तो जहाँ पर भी कंज्यूमर रहता है वो वहीं से कंप्लेन कर सकता है, ऐसी कोई भी मजबूरी नहीं है कि जहाँ पे सेलर का ऑफिस है आप वहीं जाके कंप्लेन करो। तो बेसिकली कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019 ने अपने आप को फ्लेक्सिबल और ज़्यादा अच्छा बनाया ताकि कंज्यूमर्स को आसानी हो और उनको कोई भी दिक्कत ना हो। तो ये थे आपके डिफरेंसेस बिटवीन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके मुझसे पूछ लेना यार। वीडियो लाइक ज़रूर कर देना, इट हेल्प्स अ लॉट विद द यूट्यूब एल्गोरिथम। एंड कमेंट करके मुझे फीडबैक दे दिया करो वीडियो कैसी लग रही है, सो दैट आई गेट टू अंडरस्टैंड तुम लोग को क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है। एंड ऑल्सो आई लाइक रीडिंग योर कमेंट्स, सो प्लीज़ मेक श्योर टू गिव मी सम फीडबैक एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।